इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन 0 एट मीन पोजीशन है और वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम है एट एंड पोजीशन, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन increases, magnitude of acceleration increases from mean position towards end position, from mean position towards end position। समझ में आया कि नहीं? मीन पोजीशन से एंड पोजीशंस की तरफ जाते हुए, मीन पोजीशन से एंड पोजीशन की तरफ जाते हुए ये जो एक्सेलरेशन है, मीन पोजीशन से एंड पोजीशन की तरफ जाते हुए ये एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कि फोर्स ऑन द मास दैट टू विल इंक्रीज। तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है फोर्स ऑन द मास increases from मीन पोजीशन टू एंड पोजीशन। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ एक लॉजिकल बात है। पार्टिकल ए से बी के तरफ जब जा रहा है, हम कह रहे हैं कि ए से बी बीच में ओ है ना, तो यानी कि एंड टू मीन पोजीशन की तरफ ए से ओ जब जा रहा है तब एक्सेलरेशन, मान लो ए टू बी का जर्नी डिस्कस कर रहे हैं, ए टू ओ, एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ओ टू बी एक्सेलरेशन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है दैट इज डिक्रीजिंग बिटवीन ए टू ओ, तो उसका दूसरा मतलब क्या निकालोगे कि वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? as you are saying that acceleration is magnitudically decreasing from A to O, हमारा एक एंड A है, मीन पोजीशन O है, ये है ना, एंड A टू एंड B, ये एंड A है, ये एंड B है, बीच में मीन पोजीशन है। हम कह रहे हैं कि जब पार्टिकल मान लो यहाँ t=0 से शुरू किया मूविंग टूवर्ड्स O, तो पहले O को क्रॉस करेगा तब ना B जाएगा। तो ये A टू O में, A टू O ये इतना में हमारा क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। सिर्फ इतना का बात करें अगर हाँ या ना, तो एक्सेलरेशन अगर डिक्रीजिंग है फ्रॉम A टू O, तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर इतना तो हर एक कोई पढ़े हो ना, एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज कराना। एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब है वेलोसिटी चेंज कराना। एक्सेलरेशन इज dv/dt। जब तक एक्सेलरेशन जिंदा रहेगा, और वो मैग्नीट्यूड 1 का हो या मैग्नीट्यूड 2 का है, मैग्नीट्यूड 10 का है, एक्सेलरेशन जब तक जिंदा है उसका तो भाई एक ही काम है, वेलोसिटी को, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दैट टू इंक्रीजेज वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दैट टू इंक्रीजेज वेलोसिटी। तो भले कैरेक्टर कौन जिंदा है, ए टू ओ कौन कैरेक्टर जिंदा है, भले वो कैरेक्टर वीक हो रहा है लेकिन जिंदा तो है ना भाई, नहीं समझा? एक्सेलरेशन तो जिंदा है, भले हैं एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन नेगेटिव होच्छे ना, एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज
रिमेनिंग इन इट्स ओन कैरेक्टर, हाँ ओनली बात क्या है, मैग्नीट्यूडिकली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब तक वो एज एन एक्सेलरेशन वेक्टर जिंदा है तब तक उसका काम है वेलोसिटी को इंक्रीज कराना। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। ए टू ओ में जाते हुए एक्सेलरेशन भले डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, करेक्ट। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ एंड ए पे हमने आर्गुमेंट किया था एक्सेलरेशन मैक्सिमम, इस पॉइंट में हमारा क्या था, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, हाँ या ना, और करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज मिनिमम, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है ना, समझ में आया कि नहीं आया। मीन पोजीशन तक आते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ के वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी पार्टिकल अगर ए टू ओ जा रहा है तो वाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन यू कैन से द वेलोसिटी मैक्स विल बी recorded by the particle during its motion going from one end to another end of the oscillating path। कोई भी SHM ऑसिलेशन में पार्टिकल मीन पोजीशन को मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं अब O टू B, चूंकि मैं पार्टिकल का कंटिन्यूएशन, कारण वो तो मीन पोजीशन को मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, मतलब रुकेगा नहीं, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन फर्दर। तो O टू B जब वो जाएगा, O टू B जब जा रहा है, वाइल गोइंग फ्रॉम O टू B, अब पहला पॉइंट इसमें, नाउ एक्सेलरेशन इज अगेन मैग्नीट्यूडिकली, यहाँ एक्सेलरेशन तो मैग्नीट्यूडिकली डिक्रीज कर रहा था कमिंग फ्रॉम एंड टू मीन, ठीक है। अब मैंने लिखाया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एंड, मीन से कोई भी एंड की तरफ जाओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ भी अगर O से B जाते हुए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया, यहाँ मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने से उस पर वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज करना चाहिए। अगर वेलोसिटी अब फर्दर इंक्रीज करेगा तो फिर तो वो B को क्रॉस करके कभी वापस आएगा ही नहीं। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, नाउ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूडिकली, ध्यान से सुनो बात को, मैग्नीट्यूडिकली इंक्रीज कर रहा है, बट डायरेक्शन of acceleration is towards mean position। अगर ये इस तरह ना सोचे, अगर फिर भी सोच ले कि मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन O टू B के तरफ ही होगा, तो फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा और पार्टिकल B से वापस फिर कभी नहीं आ पाएगा, जबकि SHM में पार्टिकल एंड पॉइंट पर जाकर फिर वापस आता है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इधर काम करता है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है, और इस फेज में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होता है। समझ रहे हो कि नहीं। सो पार्टिकल कहीं भी रहे टू द लेफ्ट साइड ऑफ मीन पोजीशन और टू द राइट साइड ऑफ मीन पोजीशन, instantaneous acceleration direction wise will always act towards mean point। समझ में आया कि नहीं आया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ ही होगा, वो कभी अवे फ्रॉम मीन नहीं होगा। एज बिकॉज नाउ, अब ये जो एक्सेलरेशन
मैग्नीट्यूडिकली इंक्रीज कर रहा है और वो वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अब पार्टिकल जब ओ टू बी जा रहा है तो क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के फेवर में है या अपोजिंग में है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के फेवर में है या अपोज में है? हाँ, अभी जो मैं कहा कि going from end A to mean position, acceleration is direction wise A to O. When the particle is further moving from O to B, acceleration is direction wise B to O. तो अब ये जो है इसको तुम कह सकते हो now it is retardation, है कि नहीं? now it is retardation. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एंड पोजीशन की तरफ जाता है, चाहे वो टू बी का है, ओ टू ए भी जाएगा तो भी कैरेक्टर रोल ऑफ एक्सेलरेशन टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अगेंस्ट द मोशन, यानी वो रिटार्डेशन का काम करेगा। अब ये रिटार्डेशन की वजह से अब जो आर्गुमेंट होगा रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होना चाहिए बताओ जरा? चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का कैसे होना चाहिए? अब डिक्रीज करेगा। नाउ वेलोसिटी विल डिक्रीज, नाउ वेलोसिटी विल डिक्रीज। समझ में आया? वेलोसिटी अब डिक्रीज करने लगेगा और डिक्रीज करते करते यहाँ पहुँच के वेलोसिटी इज मिनिमम फिर हो जाएगा, यानी जीरो। फिर से एंड बी पर पहुँच के वेलोसिटी जीरो होगा और इस पॉइंट में पहुंच के एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम होगा। समझ में आया? तो हो क्या रहा है, पार्टिकल दोनों ही एंड पर जब पहुंचेगा तो उसका रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन चूंकि इस पॉइंट में ए मैक्स हो गया, यही कारण है वो वापस आएगा। इधर भी वही ड्रामा है, वेलोसिटी भले जीरो हो जा रहा है लेकिन एंड पॉइंट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम में पहुंच रहा है और वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। यही कारण है कि पार्टिकल वापस मीन पोजीशन की तरफ आने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये मैकेनिज्म है एसएचएम में। तो ये जो एक्सेलरेशन है, जरूर कोई अनबैलेंस फोर्स ही उस एक्सेलरेशन को जिंदा रखा है। एक्सेलरेशन कब जिंदा रहता है किसी मास में? जब मास में अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, तो दिस अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द मास एवरीवेयर अदर देन द मीन पॉइंट। दिस फोर्स अवेलेबल ऑन द मास एट एवरीवेयर अदर देन द मीन पॉइंट। सो दिस अनबैलेंस फोर्स, unbalanced force causes acceleration is known as restoring force। इसको नॉर्मल फोर्स नहीं कहते हैं, कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स? नॉर्मल फोर्स का वर्डिंग क्यों नहीं यूज होता है? कारण न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डेफिनेशन है वो एक एक्सटर्नल कॉज है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum which is known to be the unbalanced force on a mass, that is an external cause। हाँ या ना? अगर एक्सटर्नल कॉज के बगैर कोई मास खुद का मोमेंटम चेंज कर पाता तो फिर तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड ही नहीं होता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या है? वही ना स्टेटमेंट है, अनलेस एंड अनटिल any unbalanced external force is applied, a body will maintain its state of rest or state of motion with uniform velocity। यही ना है? तो कह रहा है कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा किसी मास में, तो मास अपना क्या कर सकता है? अपना इनर्शिया यानी मोमेंटम का वैल्यू। इनर्शिया किस फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है,
तो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, उसी वर्ड को इनर्शिया की जगह उसको मोमेंटम लेके सेकेंड लॉ में डिफाइन किया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। वहाँ तो लैंग्वेज नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो स्टेट है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इनर्शिया जिस स्टेट के बारे में है उस स्टेट का कैलकुलेटिव टर्म क्या है, मोमेंटम। बात समझ रहे हो? तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का वो एक्सटर्नल फोर्स है। एसएचएम में जो अनबैलेंस फोर्स काम करता है ऑन द मास, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इस फोर्स को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश टर्मिनोलॉजी चाहिए कि नहीं। तो ये फोर्स उस ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर ही पैदा होता है। इट इज डेवलप्ड ऑन द मास by one of the components of the system which is in oscillation। ये मैं या कोई और XYZ का इन्वॉल्वेशन ऐसा नहीं है कि ये फोर्स इधर काम करेगा तो इधर से कोई एक्सटर्नल एजेंट लगातार मास पे मीन पोजीशन की तरफ धक्का लगाते रहेगा, ऐसा बात नहीं है। इनफैक्ट एसएचएम का रिलेटेड पढ़े हो अभी तक? अगर पढ़ोगे तो देखोगे, इस लाइन को, ये बात को याद रखना, तो मेरा जो ये आर्गुमेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। किताब में देखोगे कि एसएचएम से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ठीक है, या उससे रिलेटेड थ्योरी जो भी किताब में है, वहाँ लिख रहा है अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड from mean position और it is slightly displaced from mean position। तो ये वर्ड यूज करने का जरूरत क्यों पड़ा भाई? मैकेनिकली किसी को अगर कह रहा है कि अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, जैसे मान लो मीन पोजीशन में अभी तक क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब पार्टिकल को तुम मीन पोजीशन के आगे कहीं छोड़ोगे, तो तब ना वहाँ से यहाँ तक वो आएगा। अब मान लो तुम एक पार्टिकल को लेके सीधा सीधा मीन पोजीशन पे हल्का सा रख दिया, है ना, मतलब वो मीन पोजीशन पे ही उसको छोड़ा गया है। इट हैजंट ट्रैवल्ड फ्रॉम एनी अदर पोजीशन टू मीन पोजीशन। तुम अगर किसी और पोजीशन में छोड़ोगे तो फिर तो वो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम उसको ढकेल के मीन पोजीशन को क्रॉस कराएगा। लेकिन अगर तुम पार्टिकल को t=0, जैसे मैंने ए से छोड़ा है, t=0 में पार्टिकल को मीन पोजीशन में लाके छोड़ दोगे, ठीक है, स्लाइटली छोड़ोगे, स्लाइटली हल्का सा रखोगे, यानी कि तुमने कोई एनर्जी उसको नहीं दिया कि वो काइनेटिक एनर्जी लेके अपना वेलोसिटी पैदा कर ले और फिर भाग जाए, ठीक है। तो पार्टिकल मीन पोजीशन में इत्मीनान के साथ बैठे रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो आगे ऑसिलेशन करने का जिम्मेवारी तुमको लेना पड़ेगा कि तुम मीन पोजीशन से उसको हल्का सा हिला दो, मतलब हटा दो। मीन पोजीशन से हल्का सा हटाओगे लेफ्ट या राइट, तो वो अनबैलेंस फोर्स के कंडीशन में चलाएगा ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें। यानी कि यू कैन इनिशिएट द ऑसिलेशन, लेकिन वो ऑसिलेशन कराते वक्त तुम्हारा वर्क डन सिस्टम में काउंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको हटाने, उसको हल्का सा हटाने बोला, तुम यहाँ लगा दिया चपेड़े उसको एक, है ना, और जोर से चपेड़े लगा दिया, वो इतना आ गया, तो ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन फिर तुम्हारा चपेड़ का तो असर पड़ गया उस पर। समझ में आया कि नहीं? योर लॉस्ट एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो तो एडिशनल एनर्जी तुमने उसको प्रोवाइड कर दिया, हाँ या ना? वो नहीं करना है। अगर वो कर दिया तो फिर उस एसएचएम को आइडियल एसएचएम नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए सवाल में लैंग्वेज होता है, हाँ, पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड और स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग यही होता है कि चूंकि एसएचएम अपने सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व रख के ऑसिलेट करता है, तो उसको अलग से एड ऑन एनर्जी नहीं देना है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स का कंसिडरेशन, फिर तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, नेचुरल ऑसिलेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल ऑसिलेशन पर, ठीक है।
तो यही कारण है कि मीन पोजीशन से अगर मेरे को ऑसिलेशन शुरू कराना है तो वी नीड टू डू अ मैकेनिकल वर्क, बट दैट मैकेनिकल वर्क शुड बी नेग्लिजिबल वन, और वो तुम उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करके यू कैन इनिशिएट इट्स ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए तुम, चूंकि एक्सटर्नल एजेंट को ये काम नहीं सौंपा जा सकता है कि वो काम करे ऑन द मास ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन, इसीलिए ये जो अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है एट एवरीवेयर ऑन द मास अदर देन मीन पोजीशन, तो वो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? और वो फोर्स सिस्टम के अंदर से ही बनता है। जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है वहाँ ऑसिलेटिंग मास के साथ, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम करके दिखाएंगे तो जो ग्रेविटी उसका खुद का वेट है, वेट का कंपोनेंट देगा। अब एक मास अगर ऑसिलेट कर रहा है और वो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करने से जो स्प्रिंग फोर्स बनता है, वो स्प्रिंग फोर्स वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर वो ऑसिलेटिंग सिस्टम, वही ऑसिलेटिंग सिस्टम को, वही सिस्टम को SHM माना जा सकता है जिस सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल होगा। ठीक है? अगर किसी सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ऑसिलेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं?